प्रिय विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित श्री गणेश इंटर कॉलेज कासगंज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। कक्षा 12 जीव विज्ञान से संबंधित आज के कालांश में हम जीव विज्ञान की इकाई 2 आनुवंशिकी और विकास जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से संबंधित पाठ वंशागति का आणविक आधार मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से संबंधित प्रकरण आरएनए संसार या आरएनए वर्ल्ड का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रकरण आरएनए संसार, आरएनए वर्ल्ड। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों से यह निर्विवाद रूप से स्थापित हो गया है कि सजीवों में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। किंतु क्या यह प्रथम विकसित आनुवांशिक पदार्थ भी है? विभिन्न कारणों से वैज्ञानिक यह मानने को विवश हैं कि डीएनए नहीं वरन आरएनए सर्वप्रथम विकसित आनुवांशिक पदार्थ था। जैसा कि विभिन्न वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा, टीएमवी अर्थात टोबैको मोज़ेक वायरस, एचआईवी अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियोफेज तथा आजकल रोग फैला रहे कोरोना वायरस में भी आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। जीवन की उत्पत्ति के समय आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में प्रमुखता से विकसित हुआ, क्योंकि यह लक्षणों का ब्लूप्रिंट रखने के साथ साथ प्रोटीन संश्लेषण कर फिनोटाइप भी विकसित कर सकता था। इसके अतिरिक्त जीवन की विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रमों जैसे उपापचय या मेटाबॉलिज्म, अनुवादन या ट्रांसलेशन, स्पाइसिंग आदि का विकास आरएनए द्वारा ही हुआ होगा। आरएनए एक उत्प्रेरक की भांति भी कार्य कर सकता है। इन सब कारणों के कारण ही आरएनए की आनुवांशिक क्षमता प्रभावित होना स्वाभाविक है, जिससे इसके उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न डीएनए ने आनुवांशिक पदार्थ के रूप में इसे स्थानांतरित कर दिया। ऐसा किन कारणों से हुआ, इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करने हेतु एक अणु को निम्न मानदंडों को अवश्य पूर्ण करना चाहिए। नंबर 1, यह अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम हो, अर्थात इसमें प्रतिकृतिकरण या रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 2, इसे रासायनिक संरचना व रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए, किंतु साथ ही साथ इसमें धीमे परिवर्तनों अर्थात उत्परिवर्तन की क्षमता भी होनी चाहिए, क्योंकि उत्परिवर्तन विकास के लिए आवश्यक होते हैं। और नंबर 4, इसे स्वयं को मेंडल के नियमों के अनुरूप अभिव्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। उक्त मानदंडों की कसौटी पर डीएनए तथा आरएनए को रखने पर हम पाते हैं कि यद्यपि नंबर 1, यद्यपि डीएनए तथा आरएनए दोनों ही अपना रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कर सकते हैं, किंतु डीएनए अपना रेप्लिकेशन स्वयं कर लेता है, जबकि आरएनए अपना रेप्लिकेशन डीएनए के माध्यम से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा करता है। नंबर 2, संरचना और रासायनिक संगठन के आधार पर डीएनए
आरएनए की तुलना में अधिक स्थायी होता है, क्योंकि नंबर 1, आरएनए के विपरीत डीएनए 2 हेलिक्स का बना होता है। डीएनए के दोनों हेलिक्स व पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री हेलिक्स होने के कारण अपने में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधी होता है तथा अपनी मरम्मत या रिपेयर कर सकता है, जैसा कि हम अगले कालांशों में अध्ययन करेंगे। नंबर 2, आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड की शर्करा के दूसरे कार्बन पर अर्थात 3' कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह या OH समूह मिलता है। यह क्रियाशील समूह है जिससे आरएनए अस्थिर व आसानी से विखंडित हो जाता है, किंतु इसकी तुलना में डीएनए में हाइड्रोजन आयन होता है, इसीलिए उसको डीऑक्सी अर्थात एक ऑक्सीजन कम नाम दिया गया है। डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर थायमिन होने से उसमें अधिक स्थायित्व भी मिलता है। तीसरा बिंदु है, आरएनए व डीएनए दोनों में ही उत्परिवर्तन हो सकते हैं, किंतु आरएनए अस्थायी व तीव्र गति से उत्परिवर्तित होता है। जैसा कि विषाणुओं या वायरस में आरएनए जीनोम मिलता है, इसलिए उनकी जीवन अवधि छोटी व तेज़ी से उत्परिवर्तित व विकसित होने वाली होती है, जैसा कि कोरोना के केस में हुआ है। आनुवंशिक क्षमता हेतु डीएनए के विकास के बावजूद आरएनए आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण कर प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसका कोई विकल्प डीएनए के पास मौजूद नहीं है। एक डीएनए आरएनए बनाकर ही प्रोटीन संश्लेषण कर जीव का फिनोटाइप उत्पन्न करता है। आरएनए अर्थात राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए अणु 4 प्रकार के राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। आरएनए का संश्लेषण केंद्रक में होता है, जहाँ से यह साइटोप्लाज्म में पहुँचता है। अधिकांश आरएनए राइबोसोम के निर्माण में भी भाग लेता है। आरएनए की कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में भी उपस्थित होती है। कुछ आरएनए एंजाइम्स की भांति भी कार्य करते हैं। ऐसे एंजाइम्स को राइबोजाइम कहते हैं। अर्थात जो आरएनए एंजाइम्स की भांति कार्य करते हैं उन्हें राइबोजाइम कहते हैं। आरएनए अणु में न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या 70 से 12,000 तक हो सकती है, जो 3' to 5' दिशा की ओर एक सूत्रीय श्रृंखला के रूप में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। आरएनए में निम्न 4 प्रकार के राइबोन्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। नंबर 1, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। नंबर 2, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। नंबर 3, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। नंबर 4, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। यह चारों ही प्रकार के राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण डीएनए के राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की भांति निम्न 3 अणुओं से होता है। नंबर 1, राइबोज नामक पेंटोज शर्करा। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहलाती है, जबकि आरएनए की शर्करा राइबोज शर्करा कहलाती है। नंबर 2, नाइट्रोजन बेस। आरएनए में डीएनए की भांति एडेनिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन पाए जाते हैं, किंतु थायमिन के स्थान पर यूरेसिल बेस होता है। और नंबर 3, फॉस्फेट ग्रुप। किसी राइबोन्यूक्लियोटाइड के निर्माण में सर्वप्रथम राइबोज शर्करा किसी भी एक नाइट्रोजन बेस के साथ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा संयुक्त होकर संबंधित न्यूक्लियोसाइड बनाता है। न्यूक्लियोसाइड बनने के पश्चात राइबोज शर्करा के
5वें कार्बन परमाणु से फॉस्फेट ग्रुप जुड़कर संबंधित राइबोन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, जो हम बता चुके हैं कि पहले ही कि यह 4 प्रकार के होते हैं। डीएनए के विपरीत आरएनए में प्यूरिन की मात्रा पायरिमिडीन के बराबर नहीं होती। केवल कुछ वायरस में ही आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, जबकि सजीवों में यह प्रोटीन संश्लेषण अथवा एंजाइम्स गतिविधि से संबंधित होता है। आरएनए के प्रकार, टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन विधि से होता है। ट्रांसक्रिप्शन विधि में डीएनए अपनी 3 प्राइम टू 5 प्राइम चेन से आरएनए का संश्लेषण करता है, जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में कार्य के आधार पर आरएनए निम्न 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, संदेशवाहक या दूत आरएनए, मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए। नंबर 2, ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए। नंबर 3, राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए। इस प्रकार सजीवों में पाए जाने वाले आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, जबकि वायरसेस में यह आनुवांशिक पदार्थ के रूप में भी कार्य करते हैं। नंबर 1, संदेशवाहक या दूत आरएनए अर्थात मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए। संदेशवाहक या दूत आरएनए सक्रिय या कोडिंग डीएनए या सिस्ट्रॉन के ट्रांसक्रिप्शन से न्यूक्लियस में बनते हैं। नंबर 2, एमआरएनए पर किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण से संबंधित एमिनो एसिड्स के निश्चित क्रम को निर्धारित करने की सूचना निहित होती है, अर्थात इनमें किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण का संदेश होता है। नंबर 2, न्यूक्लियस में बनने के पश्चात यह साइटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं, जहां यह राइबोसोम्स से जुड़कर एमिनो एसिड्स को उनके विशिष्ट क्रम में जोड़कर वांछित प्रोटीन या उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट एमआरएनए होता है। नंबर 4, चूँकि इनमें विशिष्ट प्रोटीन के निर्माण के लिए संदेश या मैसेज होते हैं, इसलिए जैकब तथा मोनेड 1961 ने इन्हें मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए नाम दिया था। नंबर 5, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के एमआरएनए पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, अर्थात इनमें एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या चेन के संश्लेषण के संदेश होते हैं। अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो एमआरएनए होता है उसमें अनेक प्रोटीन या उनकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स का निर्माण या संश्लेषण हो सकता है, किंतु इसके विपरीत यूकैरियोटिक कोशिकाओं के एमआरएनए मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं, अर्थात इनमें केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन के संश्लेषण का संदेश होता है। अगला पॉइंट है, किसी एक एमआरएनए पर न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या बनने वाली पॉलीपेप्टाइड चेन के एमिनो एसिड्स की संख्या पर निर्भर है। एमआरएनए का अणुभार 5 लाख से 20 लाख तक हो सकता है। नंबर 7, एमआरएनए के संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है, क्योंकि यह अस्थायी होते हैं तथा प्रोटीन संश्लेषण के पश्चात इनका विघटन हो जाता है। नंबर 8, कोशिका के कुल आरएनए का केवल 3.5% ही एमआरएनए होता है। अगला है ट्रांसफ़र आरएनए या टीआरएनए।
नंबर 1, टीआरएनए साइटोप्लाज्म में उपस्थित एमिनो एसिड्स को राइबोसोम्स तक ले जाकर राइबोसोम से जुड़े एमआरएनए से यथास्थान पर जोड़कर अपने से जुड़े एमिनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड चेन के विशिष्ट क्रम में फिट करते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, टीआरएनए कहाँ पर उपस्थित होते हैं? साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। क्या कार्य करते हैं? अपने से एमिनो एसिड्स को जोड़ लेते हैं तथा राइबोसोम तक ले जाते हैं। राइबोसोम पर ले जाने के पश्चात राइबोसोम से जुड़े एमआरएनए से यथास्थान पर जुड़ जाते हैं और अपने से जुड़े एमिनो एसिड्स को पॉलीपेप्टाइड चेन के विशिष्ट क्रम में फिट करते रहते हैं तथा फिट करने के पश्चात पुनः पृथक होकर साइटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं और इस प्रक्रिया को बारंबार दोहराते रहते हैं। 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स के लिए लगभग या पूर्णतः 61 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। चूँकि ये एमिनो एसिड को एडॉप्ट करने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें एडॉप्टर आरएनए भी कहते हैं, जबकि जल में घुलनशील होने के कारण इन्हें सॉल्युबल आरएनए या स्मॉल एस आरएनए भी कहते हैं। यह कुल आरएनए का लगभग 15% होते हैं। टीआरएनए की संरचना के विषय में सर्वप्रथम रॉबर्ट हॉली 1964 ने बताया था। उन्होंने बताया कि टीआरएनए की संरचना एक त्रिपतिया पत्ती या क्लोवर लीफ की भांति होती है। एक रज्जु की होने के बावजूद या सिंगल स्ट्रैंडेड होने के बावजूद इनकी श्रृंखला स्थान स्थान पर स्वतः कुंडलित हो जाती है। यह कुंडलित भाग भुजाएं तथा इनके गोल सिरे लूप कहलाते हैं। जैसा कि हम संलग्न चित्र में देख पा रहे हैं कि यह एक आरएनए की एक श्रृंखला है। यह पूरी एक श्रृंखला 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड की ओर स्थापित है। इसके दोनों सिरे एक्सेप्टर आर्म बना रहे हैं, अर्थात ट्रांसफर आरएनए में 3 प्राइम तथा 5 प्राइम सिरे परस्पर कुंडलित होकर एक्सेप्टर आर्म बनाते हैं। ये भाग एक्सेप्टर आर्म है जिसके 3 प्राइम सिरे से संबंधित एमिनो एसिड आकर जुड़ता है। 3 प्राइम सिरे पर जो प्रथम 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ACC होते हैं। यह किसी भी एमिनो एसिड को जोड़ने का कार्य करते हैं। इसके ठीक विपरीत जो आर्म है उसको हम एंटी कोडॉन आर्म कहते हैं। इसका लूप को एंटी कोडॉन लूप कहते हैं। इसके मध्य में 3 क्रमागत न्यूक्लियोटाइड्स का एक विशेष क्रम होता है जिसको एंटी कोडॉन कहते हैं। इस कोडॉन का जो विपरीत कोडॉन जुड़ने हेतु बनेगा, जैसे ए से एडेनिन यूरेसिल से जुड़ती है या साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ती है, तो उसी प्रकार इनको जुड़ने के लिए कोडॉन पाया जाता है। जो संबंधित कोडॉन्स एमआरएनए के कोडॉन से जाकर यह एंटी कोडॉन लूप जुड़ जाता है। ये एंटी कोडॉन विशिष्ट होता है और विशिष्ट ही एमिनो एसिड को अपने साथ बंधित कर सकता है। दोबारा से समझ लीजिए, इसके ठीक विपरीत एंटी कोडॉन आर्म होती है जिसके लूप में एंटी कोडॉन होता है, जो जीन के कोडॉन अर्थात एमआरएनए के कोडॉन का पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इसके अनुसार 3 प्राइम सिरे से एमिनो एसिड यहाँ आकर के जुड़ता है। राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए, राइबोसोम में पाए जाने वाले आरएनए राइबोसोमल आरएनए कहलाते हैं। यह संरचनात्मक अणु हैं जो प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम की उप इकाइयों या सब यूनिट्स का निर्माण करते हैं। यह कुल आरएनए का लगभग 80% भाग बनाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाले राइबोसोमल आरएनए निम्न हैं। नंबर 1,
राइबोसोम की छोटी उप इकाई या 30th सब यूनिट के आरएनए 16S प्रकार का होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बड़ी उप इकाई या 50S सब यूनिट में 23S तथा 5S प्रकार के rRNA पाए जाते हैं। इस प्रकार प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम या 70S प्रकार के राइबोसोम में नंबर 1 16S rRNA, नंबर 2 23S rRNA तथा नंबर 3 5S rRNA, 3 प्रकार के rRNA प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स में पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में जो आरएनए पाए जाते हैं या राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं, अर्थात राइबोसोम का निर्माण करने वाले आरएनए होते हैं, वो उसकी छोटी उप इकाई या 40S सब यूनिट के राइबोसोम में 18S प्रकार का rRNA होता है, जबकि बड़ी उप इकाई या 60S प्रकार के राइबोसोम की सब यूनिट में 28S प्रकार का RNA, 5.8S प्रकार का rRNA तथा 5S प्रकार का rRNA पाया जाता है। इस प्रकार आज के कालांश में हमने आरएनए तथा उसके प्रकार एवं जैव जगत में उसके महत्व अर्थात आरएनए संसार के विषय में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।